बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के पाक नाम से ही शुरू किया करेंगे। तो स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और पूरी दुनिया के लोगों जानदारों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। स्टूडेंट ये देखें कि अगर किसी भी हम इंस्टीट्यूशन से, इदारे से अगर लिंक होते हैं तो इदारे के भी कुछ रूल्स होते हैं जो लाज़मी आपको फ़ॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप रूल्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपको कुछ सज़ा भी मिलती है। चाहे आप स्टूडेंट्स से कंसर्न अगर ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हैं, चाहे आप वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, उसमें कई दफ़ा डिडक्शन होती है, कई दफ़ा जॉब से भी कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, आपको वो रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। अब ये देखें कि ये जो एक इंस्टीट्यूट जो है, इदारा, ऑफिस जो है, इसमें उसका जो हेड होता है उसके रूल्स ही वहाँ पर चलते हैं और उसको मस्ट ओबे करना पड़ता है। लेकिन अब उसका एरिया जो है वो उसका ऑफिस, कॉलेज, एकेडमी, एक कंट्री या पूरी दुनिया हो सकती है। जो आपने कुरान पाक में भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे भी थे जिनकी हुकूमतें जो हैं पूरी दुनिया पे थीं, लेकिन अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला तो सारे जहानों का मालिक है। तो अब अल्लाह के भी रूल्स हैं जो कहे गए हैं, तो हमें भी उन रूल्स को फ़ॉलो करना है। अब अल्लाह ठीक है, वो हम बात करते हैं कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, लेकिन फिर माँ का कहना भी तो मानना चाहिए, माना जाता है। तो इसी तरीके से ये जो अब वबा जो है, ये अल्लाह ताला जो सारे जहानों का मालिक है, उसके रूल्स के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो फिर सज़ा भी मिल सकती है। वो हम मेहरबानी की बात करते हैं, करम की बात करते हैं, बेशक अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, लेकिन उसके रूल्स को भी तो फ़ॉलो करना है ना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है जो उसने बताया है। तो अब ये देखें, अगर ये जो करंट वबा आई है और उसमें अगर हम अल्लाह के रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर रहे तो क्या सज़ा नहीं मिलेगी? और दूसरा ये देख लेंगे, यह वबा आई है तो क्या हमारे ज़हन में ये आ गया है कि हम अल्लाह के रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते? जो कुरान पाक में लिखा है, पुरानी कौमों पे जो अज़ाब नाजिल हुआ तो उनकी जो वजह थी, क्या वो वजह हमारी इस ज़माने में दुनिया में मौजूद नहीं है? तो अब ये अगर देखें कि अल्लाह ना करे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस ख़ानदान के लिए तो वो क़यामत ही हो जाती है। लेकिन अब ये वबा ही है कि जो पूरी दुनिया पे फैली हुई है, तो क्या हमें अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना? तो अब अल्लाह के रूल्स के मुताबिक जो हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, क्या हमारी ज़िंदगी की गुजारने में तब्दीली आई? क्या हम अल्लाह के कहे हुए असूलों के मुताबिक हम कन्वर्ट हो गए अगर हम पहले नहीं हैं? इस पे गौर करना चाहिए। ये जो वबा है ये अल्लाह ताला के करम से ही ख़त्म होनी है, लेकिन अब उसके लिए जो तरीक़ा बताया गया कि रूल्स को फ़ॉलो किया जाए, दुआ की जाए, इस्तग़फ़ार किया जाए, हिदायत मांगी जाए और इस्तिक़ामत मांगी जाए, ये भी अल्लाह ताला के रूल्स के मुताबिक ही होगा। अब वो जो काम करने के कुछ रूल्स हैं, जिस तरह ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी एक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। तो एक तरतीब है, एक रूल्स हैं, उसके तहत ही ये सारा सिस्टम जो है बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, आप जो है ये अल्लाह ताला से रुजू करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, और वो रुजू भी अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ही करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। अपनी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला के रूल्स के मुताबिक जो है गुजारें। अगर आप नहीं गुजार रहे और उसमें बेहतरी लेके आएँ, और बेहतरी लेके आएँ। अगर आप गुजारें तो और बेहतरी लेके आएँ ना, कोई इल्म ख़त्म हो गया आगे, कोई बेहतरी जो है हम इम्प्रूवमेंट की वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला सबसे बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। हम अपने लेक्चर्स की तरफ स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आसिम नसर।
आपके लिए ICS फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑफिस ऑटोमेशन का टॉपिक जो है स्टार्ट किया हुआ था और हम उसकी डिफरेंट वर्किंग, डिफरेंट उसकी सर्विसेज, जो मुख्तलिफ़ काम जो नॉर्मली ऑफ़िस में कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। यहीं से अपना लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, ये चैप्टर हम इसके टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसमें प्रीवियस लेक्चर से ऑफिस ऑटोमेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ऑफिस ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि ऑफ़िस में जो भी हम वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, पहले हम मैनुअल अगर कर रहे थे तो उसको कंप्यूटर की मदद से किया जाए और उसमें मज़ीद जो है एनहेंसमेंट की जाए। ऑफ़िस में डेफिनेटली हम ये बात स्टार्ट से ही पढ़ते जा रहे हैं कि फ़ीचर्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट भी वक्त के साथ साथ जो है, क्योंकि जब तक हम लाइफ में हैं हमने वर्किंग करते ही रहना है। डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक जो हैं इसमें हम इम्प्रूवमेंट करते ही रहते हैं। जो भी हमारा कंसर्न टॉपिक है उसमें हम आगे तरक्की, प्रोग्रेस करने के लिए मेहनत करते ही रहते हैं। अब डेफिनेटली जो दुनिया के हिसाब से कहा गया, जो हमने वर्किंग करनी है, मेहनत करनी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, दुनिया के लिए, ठीक है, वो भी है, लेकिन साथ साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दुनिया में आने का मकसद जो है वो क्या है, तो उसको भी ज़हन में रखना चाहिए और उसके मुताबिक भी वर्किंग करनी चाहिए, उसको भी अपनी ज़िंदगी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। तो अब ऑफ़िस में डिफरेंट जो वर्किंग मैनुअल की जाती है, तो मैनुअल वर्किंग भी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो अब ऑफ़िस में मैनुअल काम जब आप कंप्यूटर IT की मदद से करना चाहेंगे, तो अब क्योंकि ऑफ़िस की वर्किंग भी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, तो अब ये IT और कंप्यूटर का इस्तेमाल भी वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी वर्किंग बढ़ती रहती है, वर्किंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर फिर इम्प्रूवमेंट की जाती है और फिर जो है ये इसको मज़ीद इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। कोई भी टॉपिक फील्ड जो है उसमें वर्किंग जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी कि हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वर्किंग जो है वो चलती रहेगी। तो अब ऑफिस ऑटोमेशन में जो मुख्तलिफ़ काम जो हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ था, उसमें अगला टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग यानी अगर पिक्चर से रिलेटेड, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड अगर आपने डाटा सिस्टम का पार्ट बनाना है, प्रोसेसिंग करनी है, उसके फिर अकॉर्डिंगली रिपोर्ट, आंसर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो ये काम पहले मैनुअल किया जाता था कंप्यूटर के बगैर। लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट भी तो है ना कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम IT इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सारे काम जो है कंप्यूटर की मदद से किए जाएं। तो ये टॉपिक होगा हमारा इमेज प्रोसेसिंग का। आप ये देखते हैं इस छोटी सी एग्जांपल कि जब आप रिज़ल्ट जो है आपको मिलता है तो उस रिज़ल्ट में पहले डायग्राम्स जो है उस कैंडिडेट की, स्टूडेंट की नहीं होती थी, लेकिन अब जो है साथ डायग्राम जो है वो भी शो की जाती है। डिफरेंट अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के उसमें कई था पहले पिक्चर्स नहीं थी, अब पिक्चर्स प्लेस की जा रही है। मोबाइल में जो है आप कोड लगाते हैं उसको अनलॉक करने के लिए, तो अब जो है वो फेस डिटेक्शन आ गया है। तो इस तरीके से जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ये इमेज से रिलेटेड जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल करके अब इसकी वर्किंग की जाती है। तो अगर ऑफ़िस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी पिक्चर, डायग्राम से रिलेटेड जो भी वर्किंग है वो अब कंप्यूटर IT की मदद से की जाती है। इन इमेजिंग साइंस, इमेज प्रोसेसिंग इज़ एनी फॉर्म ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर विच द इनपुट इज़ एन इमेज। अब क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक्स लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के डिफरेंट टाइप्स। इनिशियल वर्किंग जब स्टार्ट की गई कंप्यूटर में तो डाटा जो है वो प्लेन जो है न्यूमेरिक फॉर्म, फिर उसमें अल्फ़ाबेट्स आ गए, उसके बाद फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए, फिर आगे मज़ीद डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो है उनको भी सिस्टम का पार्ट बनाना शुरू कर दिया गया। तो अब जो है इमेज प्रोसेसिंग में डाटा
हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें डाटा जो इनपुट किया जा रहा है वो इमेज फॉर्म में है, पिक्चर फॉर्म में है, डायग्राम इलस्ट्रेशन फॉर्म में है, सच एज ए फ़ोटोग्राफ और वीडियो फ्रेम। अगर आप ये देख लें कि ये जो आप लेक्चर्स जो अगर सुन रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर क्या है कि ये ऑडियो और वीडियो जो है डाटा का कम्बिनेशन है, और इसके अंदर जो है फ्रेम्स, जो हम फ्रेम्स की बात हम प्रीवियस कर चुके हुए कि डिफरेंट फ्रेम्स के कम्बिनेशन को, जिसके अंदर ऑडियो को भी कंबाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो फिर ये वीडियो बन जाती है। कॉन्टीन्यूसली जो है हमारी आइज़ जो हैं वो भी फ्रेम ही कैप्चर करती रहती हैं, और फ्रेम को जब एक सीक्वेंस में कैप्चर किया जाता है और इसका इमेज जो है वो माइंड में कॉपी किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, तो फिर हमारे लिए कोई ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो इस तरीके से ये जो आप लेक्चर्स देख रहे हैं ये भी तो मुख्तलिफ़ फ्रेम्स का, और जिसमें ऑडियो भी शामिल है, उसका कम्बिनेशन ही है, और इस फ्रेम्स के ज़रिए ये इमेज फॉर्म जो है डाटा ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप ये अगर ये लाइंस अगर आप देख रहे हैं ये भी तो फ्रेम की सूरत में ही आप तक पहुंच रही है। अब ये हमारे पास ये स्टिल फ्रेम्स हैं, जब क्लिक किया जाता है तो उसके बाद फिर मज़ीद लाइंस जो हैं आगे आपको नज़र आती हैं। तो इस तरीके से ये स्टिल और ये एनिमेशन जो है ये कॉन्टीन्यूस फ्रेम्स जो हैं आप तक पहुंचते रहते हैं, और ये ऑनलाइन लेक्चर जो है ये तैयार किया जा रहा है। तो इसमें ये टॉपिक जो है इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें फ़ोटोग्राफ वीडियो फ्रेम्स जो हैं वो इनपुट किए जा रहे हैं। आउटपुट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग में बी आइदर एन इमेज। अब इसकी आउटपुट जो है ये जब हम इसको प्रोसेस करेंगे, डेफिनेटली ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं ये भी हमारा टॉपिक जो है इसी चैप्टर में आएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से हम देखेंगे, वो भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें अब इसकी आउटपुट जो है वो इमेज फॉर्म में चाहिए, लेकिन अब ये आउटपुट जो है हमें पता है कि जब डाटा इनपुट किया जाता है तो प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट बनती है। अब ये जो ऑनलाइन लेक्चर जो हैं जब ये तैयार किए जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग भी होती है, इसकी एडिटिंग भी होती है। डिफरेंट प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट फॉर्म में आपको लेक्चर जो है फिर ऑनलाइन नज़र आते हैं। तो ये जो है इसमें जब हम डाटा की और डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, ये नॉर्मली जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का ताल्लुक जो है इसी डाटा प्रोसेसिंग साइकिल से रिलेटेड ही होता है, और ये ऐसे ही चलता रहता है। चाहे हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें चाहे हम कंप्यूटर इस्तेमाल ना करें, ये डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है ये तो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। अब इसकी आउटपुट जो है इमेज फॉर्म हो सकती है या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स रिलेटेड टू द इमेज, कि अगर आपने इस इमेज से कोई और मज़ीद टेक्स्ट फॉर्म डाटा जो है आउटपुट में एनालिसिस करके जो है वो आपने सिस्टम का पार्ट बना दिया, या अब आउटपुट जो है टेक्स्ट फॉर्म आ जाए, ऑडियो फॉर्म आ जाए, इमेज फॉर्म आ जाए। ये अब डिफरेंट है कि डाटा जो है क्या जिस फॉर्म में इनपुट किया गया है क्या उसी फॉर्म में आउटपुट रिक्वायर है या उसको कन्वर्ट भी करना है। हमने पढ़ा है ना एनकोडिंग, कन्वर्जन। तो अगर जो है अगर किसी और फॉर्म में चाहिए तो डेफिनेटली कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अगर उसी सेम फॉर्म में चाहिए तो प्रोसेस करने के बाद उसी सेम फॉर्म में आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डाटा इनपुट किया जाता है, फिर उसी को फुलफ़िल करने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है और उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आपको आउटपुट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इमेज प्रोसेसिंग इज़ यूज्ड टू स्कैन एंड स्टोर एन इमेज इन द कंप्यूटर। डेफिनेटली जब हम इमेज प्रोसेसिंग टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इसमें नॉर्मली जो है वो इमेज जो है उसी को गेट किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, सिस्टम का पार्ट बनाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग की जाएगी। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इमेजेस। ये जो मैं बात आपसे कर रहा था, एडिटिंग जो है वो की जाती है। डेफिनेटली ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर कैमरा जो है वो उसको जब प्लेस किया जाता है तो कैमरा जो है वो भी पिक्चर की क्वालिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली पहले सेट किया जाता है। क्लैरिटी जो है वो आ रही कि नहीं आ रही, सारी चीज़ें की जाती हैं, तब फिर ही आपको ये इमेज आउटपुट फॉर्म में मिलता है। फिर है स्टोरेज एप्लीकेशंस। हम स्टार्ट से पढ़ते जा रहे हैं कि अगर जो है अगर हम इनपुट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आउटपुट अगर ये डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है और ये
जब हम कर रहे हैं बस उसी टाइम रिक्वायर है, फ्यूचर में रिक्वायर नहीं है। तो फिर तो जो डाटा इनपुट किया था, डाटा पे जो प्रोसेसिंग की गई, डाटा से जो आउटपुट मिली, इंफॉर्मेशन मिली, वो प्रोवाइड कर दी गई और आगे फ्यूचर में कोई हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं है, रिक्वायर नहीं है, तो हम जो है उसको स्टोर नहीं करेंगे। जिस तरीके से अगर हम बात कर लें कि ये टोटल एवरेज कैलकुलेट करना होता है रिज़ल्ट की बेस पर, तो नॉर्मली ये टोटल और एवरेज जो है इसको स्टोरेज का पार्ट नहीं बनाया जाता। जब भी हमें रिक्वायर होता है, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है फास्ट प्रोसेसिंग कंपोनेंट डिवाइस भी है, सिस्टम का कम्बिनेशन भी है, तो उसमें हमें प्रोसेसिंग जो है यूनिट भी अवेलेबल होता है। तो जब भी हमें टोटल एवरेज चाहिए, रिक्वायर है, तो उसी टाइम फास्ट प्रोसेसिंग करके स्टूडेंट के मार्क्स को उसी टाइम जो स्टोरेज एरिया में स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर हैं उसको गेट करके प्रोसेस करके टोटल और एवरेज कैलकुलेट कर ली जाती है, कैलकुलेट करके शो कर दी जाती है, बजाय इसके कि इसको स्टोरेज एरिया का पार्ट बनाया जाए कि टोटल और एवरेज को स्टोर किया जाए। नॉर्मली जो है फास्ट प्रोसेसिंग से कैलकुलेट करके ही जो सिस्टम का पार्ट इसको बना दिया जाता है, कई दफ़ा इसको स्टोर नहीं किया जाता। तो ऐसी जो है, अब स्टोरेज एप्लीकेशन का मतलब है कि हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो अब हमने डाटा जो है जो आउटपुट की फॉर्म में हम तक पहुंचा है, और कोई भी तीनों कंपोनेंट्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये अगर ये हम स्टोर करना चाह रहे हैं ताकि फ्यूचर में आप अगर ये चाह रहे हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो वर्क ना करे, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर के अंदर मेन कंपोनेंट होता है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में माइंड हमारा मेन कंपोनेंट है, वो सारे कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को, बॉडी पार्ट्स को, तो उसमें भी क्या क्या कहा जाता है कि रिलैक्स रहें, यानी माइंड को रिलैक्स भी करना है, क्योंकि वो अगर ऑल द टाइम वर्किंग करता रहेगा, ओवरलोड हो जाएगा, तो उसका इफ़ेक्ट फिर हमारी बॉडी की वर्किंग पार्ट्स की वर्किंग में भी उसका असर पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें अगर आप उसको रिलैक्स करना चाह रहे हैं, उसकी वर्कलोड को कम करना चाह रहे हैं, तो फिर भी एक लॉजिक हो सकता है कि प्रोसेसिंग करने के बाद जो तीनों कंपोनेंट्स हैं किसी को भी स्टोर कर दिया जाए, और जब इसे रिक्वायर होगा, तो जिस तरह मैंने भी एग्जांपल दी है कि डाटा जो इनपुट किया था उसी टाइम उसको फास्ट प्रोसेसिंग करके आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन अब ये सारी जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, अगर इसको सेव कर लिया जाता है तो जब दोबारा रिक्वायर होगा, क्योंकि आपने आउटपुट भी सेव की हुई है, तो अब वो स्टोरेज जो सेकेंडरी स्टोरेज एरिया है वहीं से डाटा पिक करके दिखा दिया जाएगा। अब इस सूरत में प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये लॉजिक डिफरेंट होता है कि जो इसमें अगर आपको रिक्वायर है, स्टोर ही करना चाहते हैं, डेफिनेटली जिस तरह मार्क्स की बात कर रहे हैं, मार्क्स को तो स्टोर ही करना है ना। अब बार बार तो नहीं कि जब दोबारा टोटल एवरेज कैलकुलेट करना है तो फिर डिमांड किया जाए कि जी क्या मार्क्स थे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है स्टोरेज एप्लीकेशन का मतलब है कि जब अगर हमें रिक्वायर है स्टोर करने के लिए, तो ऑफिस के अंदर जो वर्किंग मुख्तलिफ की जाती है उसको भी तो स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होगी ना, कि उसको स्टोर कर लिया जाए, ऑल द टाइम जो है प्रोसेसिंग ही ना की जाए। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। डाटा आर यूज टू सेव इम्पॉर्टेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं हर एक के अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, हर स्टोरेज जो लोकेशन है डिवाइसेस उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट मेथड यूज़ करके डाटा जो है, जो भी ऑफिस से रिलेटेड हमें रिक्वायर है किसी भी कंपोनेंट के लिए, उसको स्टोर किया जाता है। और ये काम जो है पहले मैनुअल किया जा रहा है कि आप शेल्फ्स में आपने पेपर फाइल्स हैं उसको प्लेस किया हुआ है, उसके अंदर जो डाटा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट जो भी किया जा रहा है उसके अंदर लिखा हुआ था, हाथ से लिखा था, प्रिंटर भी जो बोझ चले आ गया, लेकिन उसको पेपर फाइल जो हैं कैबिनेट्स में, फाइल कैबिनेट्स के अंदर स्टोर किया गया। जब भी हमें रिक्वायर होगा तो हम वो फ़ाइल जो है वो कैबिनेट से पिक करेंगे और फिर आगे डाटा को अपनी वर्किंग का पार्ट बनाएंगे। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें स्टोरेज के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम्स को इस्तेमाल करके
डिफरेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है स्टोर किया जा रहा है। और डेफिनेटली कंप्यूटर इस्तेमाल करने का फ़ायदा वही है कि हमें फास्ट जो है वो आंसर मिल जाता है। उसके बाद मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, ये हमारे पास ये अगला टास्क, मेन टास्क। अगर हमने ऑफिस में जब हम वर्किंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में वर्किंग करते हैं, तो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करना पड़ता है। अब उसके लिए आप कह सकते हैं कि ऑफिस वर्कर्स हैं, ऑफिस बॉयज़ हैं, अटेंडेंट्स हैं या डिफरेंट पर्सनस जो हैं वो मैनुअली जो है वो इंफॉर्मेशन या मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। अब अगर आप ये बात करते हैं, क्योंकि अब उसमें फ़िज़िकल एरिया कम है, कमरे के अंदर बात कर रहे हैं, साथ वाले कमरे के, चलो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि बिल्डिंग्स हैं जो मुख्तलिफ़ फ्लोर्स पे कंसिस्ट करती है, अगर हम अब ये कह दें कि सिटी वाइज़ कर लें तो सिटी वाइज़ हम कैसे इसको मैनुअल वर्किंग करेंगे। अब आप कोरियर सर्विस करें, उसके थ्रू क्या मैसेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने का सिस्टम भी है और डिफरेंट कम्युनिकेशन सेटअप जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अगर कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है जो ऑफिस से रिलेटेड है, तो ये सारे काम जो है अब कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं। बस हमें क्या चाहिए होगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कंसर्न रिक्वायर्ड है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। दिस सिस्टम इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एनीवेयर इन दी नेटवर्क। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन लाइक फैक्स, ईमेल, वॉइस मेल। किसी मेथड के ज़रिए भी मैसेज या डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि अब जो है जो भी वर्किंग अब की जा रही है लाइफ में और करंट जो क्राइसिस हवाले से भी, अब हम नेटवर्क की कम्बिनेशन और डिफरेंट जोग्राफिकल पॉइंट्स कम्बिनेशन की ही बात हम अब कर रहे हैं। तो इसमें मैसेज हैंडलिंग सिस्टम के अंदर भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है मैसेज या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। उसके बाद ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। अब हम ऑफिस जो है, ऑफिस का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट वर्कर्स अपने डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए वर्किंग करते रहते हैं विद इन द प्रेमिसेस ऑफ ऑफिस, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है अगर हम बात करें कि ये एक फ़िज़िकल लोकेशन है, तो उसमें भी हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। एक पर्सन की वर्किंग जो है उसका इफ़ेक्ट दूसरे पर्सन की वर्किंग के साथ एज ए सपोज़ इनपुट लिंक है, एज ए प्रोसेसिंग लिंक है या एज ए आउटपुट लिंक है। तो ये मुख्तलिफ़ काम जो है ऑफिस में हम मिल के कर रहे होते हैं। तो ये सारे काम जो है अगर कंप्यूटर नहीं तो ये मैनुअल सिस्टम्स के ज़रिए हर कोई जो है अपनी अपनी जगहों पे अलग अलग काम कर रहा है और उसको पर्सनस के ज़रिए, मैनुअल सिस्टम्स मेथड्स के ज़रिए इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पहले क्रिएट की जाती थी। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं इन ऑफिस, तो ये सारे काम जो हैं अब कंप्यूटर सिस्टम्स आईटी की मदद से जो है किए जा रहे हैं। कोई भी कोऑर्डिनेशन है जो हमने ऑर्गेनाइज़ करना है, मैनेज करना है, ये कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। दिस सिस्टम enables to organize and manage the activities और परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनस वर्किंग इन अ वर्क ग्रुप और ऑफिस। तो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, ये ज़ाहिर है कि आपने चैप्टर 2 में कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा हुआ है कि जी काम करने के लिए जो ग्रुप बनाते हैं डिफरेंट पर्सनस मिलकर, उनका मेन गोल एक ही होता है लेकिन उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को, उनके मुख्तलिफ़ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स का ताल्लुक क्योंकि उस ग्रुप के साथ होता है तो फिर वो कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर जो है काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर को, आईटी को ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं तो फिर ऑफिस के अंदर भी तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना जो मिलके काम कर रहे होते हैं। तो अब वो सारी उनकी वर्किंग जो है उनको अब कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है। एन ऑफिस सपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर स्केजुलिंग। आपने जो अपना काम है उसको स्केजुअल करना कि डेफिनेटली टाइम फ्रेम्स के जब सेट करेंगे तो फिर ही वर्किंग होगी। ये जो लेक्चर्स हैं डेफिनेटली इसकी भी स्केजुलिंग है, पहला लेक्चर ही पहला होगा, दूसरा दूसरा होगा, और ये प्रॉपर एक स्केजुलिंग के तहत आपको दिखाया जा रहा है कि कौन सा लेक्चर जो है कब दिखाया जाएगा। वर्किंग पीछे चलती जा रही है
प्रोसेसिंग होती जा रही है, स्टोरेज होती जा रही है, और जब भी वो उसका रिक्वायर्ड टाइम आता है तो वो लेक्चर जो है आपको ऑन एयर कर दिया जाता है, आपको ये ग्रुप में लॉगिन की मदद से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये सारे काम ऑफिस में जो करने हैं उसको स्केड्यूल करना, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे काम जो हैं अब ये सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर आईटी की मदद से किए जा रहे हैं। और ये ग्रुपवेयर, अब ग्रुपवेयर का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जो मिल के कंबाइनिंग डिफरेंट फिज़िकल कंप्यूटर सिस्टम्स पॉइंट्स के कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए इकट्ठा चल रहा होता है, उसको ग्रुपवेयर कहते हैं। और डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज़र्स भी ऐसे ही हैं कि जो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर का कुछ एक कंपोनेंट एक जगह पे वर्क कर रहा है तो दूसरा कंपोनेंट कहीं और वर्क कर रहा है, या सारे कंपोनेंट डिफरेंट जगहों पे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर नॉर्मली अब जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो ये ग्रुपवेयर्स ही अब होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे इंस्टॉल है, वहीं पे सारी वर्किंग की जा रही है, बल्कि वो सॉफ्टवेयर जो है उसके डिफरेंट पार्ट या कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिफरेंट जगहों पे उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर बाद में डिफरेंट जगहों पे एक ही वक्त में वर्किंग की जा रही है। सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ जगहों से सिस्टम के साथ कनेक्ट करने की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड अब की जाती है, और इसके अकॉर्डिंगली ही वर्किंग हो रही है। आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑफिस सपोर्ट सिस्टम्स। उसके बाद हमारे पास अब ये इसके हम एडवांटेजेस की तरफ चलेंगे। जो एडवांटेजेस जो हैं वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के जनरल एडवांटेजेस वही होते हैं, लेकिन अब ये बोर्ड में ये डिफरेंट टॉपिक जो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसके यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो हैं ये बोर्ड में टॉपिक आते रहते हैं। तो इसलिए जो है ये आपको ये डिफरेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और स्टूडेंट की तरफ से ये भी रिक्वायरमेंट थी कि पॉइंट्स में ये जो है ये टॉपिक जो है प्रोवाइड किया जाए, इसलिए जो है ये पॉइंट्स में आपको ये टॉपिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऑफिस ऑटोमेशन और इसके टास्क की हम बात करें तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो उधर ये एडवांटेजेस का टॉपिक आपको अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए जो है अब ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको बोर्ड में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए उसके लिए ये अब अलग टॉपिक जो हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, डेफिनेटली ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड ही ये टॉपिक है, उसके एडवांटेजेस जो हैं आपको पॉइंट्स में दिखाए जा रहे हैं। अब ये जो बातें जो हैं कि जी डाटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, मैनेज करना, जो ऑफिस में किसी भी किस्म का डाटा उसको स्टोर करना या उसको प्रोसेस करना, उस पर डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग वर्किंग करना, तो ये ऑफिस ऑटोमेशन का ये फ़ायदा है। स्टोरेज ऑफ डाटा मीन्स सेविंग ऑल कॉन्फिडेंशियल। अगर आप कोई सिक्योर डाटा सेव करना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव करना चाह रहे हैं, या ऑफिस से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाह रहे हैं, तो ये ऑफिस ऑटोमेशन के प्रोसेस से हमें ये फ़ायदा मिलता है। द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हैंडलिंग डाटा एप्लीकेशंस। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको हमने हैंडल करना। डाटा यूज़ फॉर हैंडलिंग एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, उसको मैनेज हैंडल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इमेज को हैंडल क्रिएट करने के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। स्प्रेडशीट जो हमने टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट करना, हैंडल करना, तो इससे रिलेटेड जो भी काम है वो ऑफिस ऑटोमेशन की मदद से किए जाते हैं, तो ये इसका फ़ायदा। सेवरल काइंड्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एज वेल एज डेस्कटॉप प्रेजेंटेशन पैकेजेस आर प्रेजेंट विच विल अलाउ इन क्रिएटिंग और इवन एडिटिंग एनी डाटा। अब उसके ज़रिए जो है अब डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ आप उसको क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसको एनहेंस, एडिट जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि ये तो नहीं ना कि अब आप उसने क्रिएट ही कर लिया, एक दफ़ा क्रिएट हो गया तो हो गया, तो अब उसको अगर आपने चेंज करना हो तो फिर आप क्या करें कि उसको मैनुअल करें, फिर दोबारा फिर माइंड में दोबारा उसको नए सिरे से चेंज करके माइंड के हवाले से आपने चेंज किया, उसके बाद दोबारा फिर क्रिएट करें। अब एडिटिंग का मतलब होता है कि इमेज जो है उसमें मेजर चीज़ पहले ही अवेलेबल होती है, उसको हम चेंज नहीं करते, उसमें दोबारा हम नहीं बनाते कि होल इमेज दोबारा बनाएंगे, बल्कि जहाँ पे मिस्टेक होती है उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये तो नहीं ना कि इमेज हमने बनाया है, उसकी एडिटिंग का मतलब है कि
हमने टोटली इमेज ही चेंज कर लिया, टोटल इमेज चेंज कर लिया, तो टेक्निकली अब इसको क्या कहेंगे, ये एडिटिंग है। तो उसका बेटर ये नहीं था कि दोबारा इसको क्रिएट कर लिया जाता, तो ये बात भी है। अब ये नहीं कि एडिटिंग करके आपने थ्रू आउट टोटली चेंज कर दें, तो वो तो एडिटिंग में नहीं आएगा। तो उसका मतलब है वो तो आपने लॉजिकली सही चीज़ बनाई ही नहीं है, सोचा ही नहीं है आपकी, तो उसकी मैनेजमेंट में ही जो है, आर्किटेक्चर जो है, स्केच बनाने में ही गलती थी, तो इसलिए उसको दोबारा ही क्रिएट किया जाएगा। टोटली क्रिएट कर देना, चेंज कर देना, ये एडिटिंग नहीं होती। एडिटिंग का मतलब है कि मेजर वही है, उसमें स्लाइड्स की कोई चेंज रह गई, ये कुछ चीज़ एडिट करना है, चेंज करना है थोड़ा सा, वो आप कर लें। तो ये जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें एडिटिंग की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर। तो ये इसके एडवांटेज हैं कि अगर आप ये ऑफिस ऑटोमेशन का प्रोसेस जो है वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। ना सिर्फ डाटा को मैनिपुलेट क्रिएट करना, बल्कि स्टोर भी करना। हमारे पास जो है उसके बाद ये नेक्स्ट जो है, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो फाइंड a few dedicated applications which are needed for images as well as spreadsheet। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जो स्पेसिफ़िकली किसी ख़ास काम को इस्तेमाल करने के लिए, उसके फ़ायदे लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये डेडिकेटेड, हम जो बात कर रहे थे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, जब हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की हमने बात की थी, तो हर सॉफ्टवेयर जो है वो किसी एक मकसद को ज़हन में रख के ही बनाया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है उसके अंदर जो है मज़ीद कुछ फ़ीचर्स जो उसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत वो बनाया गया, उसके अलावा भी फ़ीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसके मेन फ़ीचर, मेन फंक्शन उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही होते हैं जिस मकसद के तहत वो बनाया गया है। तो अगर हमें कोई ख़ास मकसद, अगर उसके हिसाब से हमने वर्किंग करनी है, तो एग्जैक्टली उसी से कंसर्न सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो अगर कोई फ़ीचर्स एक्स्ट्रा उस ऑब्जेक्टिव के अलावा ही प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें हमारे पास जो एडवांस फ़ीचर्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके भी एडवांस फ़ीचर्स होंगे, ऐसा नहीं है। यानी अगर आप इमेज से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर इमेज प्रोसेसिंग के लिए है, तो अगर आप ये कहेंगे आप डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस के लिए भी अगर आप चाह रहे हैं, एडवांस कैलकुलेशंस भी आप करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप इमेज रिलेटेड जो है, इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं। उसके लिए फिर जो है जो कैलकुलेशन से रिलेटेड, एडवांस कैलकुलेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, हम वही यूज़ करेंगे। तो अब ये साथ साथ जो है हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो नीडेड फॉर इमेजेस के लिए भी वो रिक्वायर हैं, और फिर एज वेल एज़ कैलकुलेशंस के लिए भी रिक्वायर है, वो हम यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डाटा, क्योंकि अब जो है जो हम बात करते जा रहे हैं कि आपने जो मैनेजमेंट करनी है, एनालिसिस करना है, उसके लिए भी अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल सॉफ्टवेयर जो है वो भी अब अवेलेबल हैं, जो आप डाटा को मैनेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। थिंकिंग एबिलिटीज़ भी अब आती जा रही हैं। तो ये अब सॉफ्टवेयर जो हैं, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर जो है इनिशियल डिफरेंट फीचर्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब जो है हमारी माइंड जो है वो तो कॉन्टीन्यूसली जो वर्क करता रहता है। तो जब वर्क करता रहता है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आईटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम आईटी से रिलेटेड ये सारे फीचर जो हैं पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट जो है आईटी की तरफ प्लेस कर दी जाएंगी और ये सॉफ्टवेयर का फिर पार्ट बन जाएंगी। अब मैनेजमेंट ऑफ डाटा मैनेजमेंट हैपन्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट एडवांटेज दैट कम विद द ऑफिस। इट ऑफर सेवरल फैसिलिटीज, जैसे मैनेजिंग डाटा इंफॉर्मेशन। कोई भी किसी भी तरह के काम आपने करने, डाटा को मैनेज करना है, सॉर्टिंग की बात ही कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग जो है अगर आप इसको मैनुअल करते हैं तो ज़ाहिर है कितना टाइम रिक्वायर होगा। और उसमें भी ये कि डाटा जो है वो बल्क में भी है, डाटा की फॉर्म्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा जो है वो इनपुट किया जा रहा है। अब आप सॉर्टिंग, अब वक्त के साथ साथ सॉर्टिंग जो है उसके फॉर्मूले, जो रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है कि इस फॉर्मूले की बेस पर सॉर्ट करना है, इस पे करना है, तो अगर हम मैनुअल करते रहेंगे तो कितना टाइम रिक्वायर होगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए अब जो किसी भी तरह का डाटा को मैनेज करना है, तो ऑफिस ऑटोमेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें इसका फ़ायदा मिलेगा डाटा मैनेजमेंट में। उसके बाद बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मॉनिटर एंड इवन हैंडल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ डाटा बिग इनसाइड द ऑफिस बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस तरीके से जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है, प्रोजेक्ट जो है उस वो कम्बिनेशन होता है डिफरेंट वर्किंग का और डिफरेंट स्केड्यूल्स का। तो ये सारी जो वर्किंग जो है, मैनेजमेंट जो है, ये सॉफ्टवेयर की मदद से की जा रही है कि डेफिनेटली
अगर एक कंपोनेंट जो है एक टाइम स्केड्यूल में रिक्वायर था तो उसको भी ये मैनेज करना कि वो उसी टाइम फ्रेम में ही कंप्लीट हो। अगर वो एक पार्ट जो है विद इन टाइम फ्रेम अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले पार्ट जो हैं वो भी अगर टाइम फ्रेम में हम कंप्लीट करेंगे तो टोटल प्रोजेक्ट हमारा विद इन टाइम फ्रेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी जो है ये मैनेजमेंट जो है, अब ये डिफरेंट स्केजुलर्स भी अवेलेबल हैं जिसकी मदद से ये हम प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है वो भी बेटर कर सकते हैं। उसके बाद यही मैं बात कर रहा था, द प्रोग्राम स्केजुलर्स as well as the reminder systems happen to be some of the main features that will boost and empower your business and help you finish work without trouble। ठीक है, तो schedulers अवेलेबल हैं, रिमाइंडर्स सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट इंडिकेटर नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम जो है आपको प्रोवाइड करते रहते हैं कि आप जो है टाइम के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, टाइम से अहेड हैं, आगे वर्किंग कर रहे हैं या टाइम से पीछे हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट वर्किंग जो है ये की जाती है। ये इसके एडवांटेजेस हैं ऑफिस ऑटोमेशन के। उसके बाद मज़ीद जो है डाटा को अगर आपने एक्सचेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए भी ऑफिस ऑटोमेशन का ये इस्तेमाल करेंगे तो ये एडवांटेज होगा। एक्सचेंजिंग डाटा डेट इज स्टोर्ड और इवन मैनिपुलेटेड हैपन्स टू बी क्वाइट एन एसेंशियल कंपोनेंट। अब इसके लिए डाटा, आप जो मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है वो फ़ाइल की सूरत में सेंड करना, एक्सचेंज करना, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मेथड के ज़रिए, सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए थ्रू आउट द नेटवर्क कनेक्शन ऑल इंफॉर्मेशन एज वेल एज डाटा विच इंक्लूड, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, प्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट है, कुड बी सेंड विद इन ए कपल ऑफ सेकेंड्स के अंदर अंदर ही ये डाटा जो है किसी भी जगह पे किसी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। बाय इलस्ट्रेटिंग द नेचर ऑफ दीज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इट विल अलाउ द एम्प्लॉयज़ टू हैंडल रियल टाइम एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी एट द सेम टाइम। रियल टाइम वर्किंग हो रही है, यानी ये नहीं है, रियल टाइम का मतलब है कि जैसे ही कोई इनपुट किया गया, जब भी कोई कमांड दी गई, एडवांस जो है हमें आंसर मिल जाए, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम रियल टाइम आमने सामने ही बातचीत कर रहे हैं और आमने सामने ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई टाइम ज़्यादा रिक्वायर नहीं होता। तो ये भी इसका ऑफिस ऑटोमेशन जो है उसका फ़ायदा होता है कि रियल टाइम ही वर्किंग हो रही है, बजाय इसके हम कहेंगे कि जी एट दी एंड ऑफ डे जो है वो मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा इसका आंसर, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसका ऑफिस ऑटोमेशन का एडवांटेज। मोर एक्यूरेसी, डेफिनेटली जो अगर एक्यूरेट डाटा सिस्टम को प्रोवाइड किया जाएगा तो अगर उसमें प्रॉपर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली प्रॉपर मैनेज करके जो है डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड्स बनाए जाएंगे तो फिर आउटपुट जो है वो भी इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होती है, एक्यूरेट ही होती है। तो उसमें अगर ये ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड जो है ये भी एक एडवांटेज है कि हमें एक्यूरेसी भी मिलती है, फास्ट भी मिल रहा है और हमें एक्यूरेसी भी मिल रही है। डाटा जो इनपुट किया गया वो बस सही होना चाहिए। जिस तरह हम बात करते हैं कि जी एक्यूरेट डाटा जो है वही सिस्टम का पार्ट बने। एक्यूरेसी, द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम also guarantees more efficiency than any other machine. Once all bugs removed for the program application, it could help you get more accuracy. Definitely वो जो errors हैं वो हमने बनाने में, या हम टेस्टिंग फेज़ की बात करते हैं, तो प्रॉपर जब उसको टेस्ट कर लिया और सिस्टम का पार्ट बना लिया तो डेफिनेटली फिर हम ऑफिस में जो भी वर्किंग करेंगे उसमें हमें एक्यूरेसी मिलती है। अगर एज़ कम्पेयर विद दी जो भी हम मुख्तलिफ काम जो है अगर मैनुअल करते हैं तो ऑफिस ऑटोमेशन जो है हमें ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम यूज़ इन दिस आर फार मोर इफेक्टिव एंड रिलायबल एंड पीपल, अब देखें जिस तरीके से आईटी सिस्टम में लाइफ में आता जा रहा है तो स्टूडेंट जो है, वो जो वर्कर जो हैं या पर्सन जो हैं वो ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी फ़ील करते हैं या ज़्यादा वो सेफ़ फील करते हैं, ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस है कि जी ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ठीक है। कि अगर पर्सन इस्तेमाल करेंगे तो पर्सन के हवाले से वो इंटेंशनली जो है इंटेंशनली हो सकता है वो गलती हो जाए, वो गलती खुद इम्पोज कर दें। तो इसलिए जो है अब ये लोग जो है ज़्यादातर अगर कंप्यूटराइज हो जाता है आईटी से रिलेटेड सिस्टम है तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा, अब कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि ठीक है इसमें पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ गई ना। तो इसलिए जो है इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स एंड एडवांस बिजनेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर विच ऑल्सो रिड्यूसेस एनी साइंस ऑफ एरर्स। तो ये इस तरीके से हमारे पास एरर जो हैं वो भी फिर हमें फेस नहीं करने पड़ते और वक्त के साथ साथ जो है इसमें हमें कॉन्फिडेंस ही मिल रहा है। लोग जो हैं अगर कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है वो रिक्वायर करते जा रहे हैं, वो डिमांड करते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान जो है
उसकी एक नेचर भी है। तो हो सकता है अगर वो ये नहीं कि उसने गलती कर दी, हो सकता है उससे गलती हो गई है, और ये भी हो सकता है कि जानबूझ के वो गलती कर रहा है कि कोई और बेनिफिट आपसे रिक्वायर कर रहा है। तो जब कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसकी प्रॉपर उस वर्किंग की गई है, एरर्स रिमूव करके उसको सिस्टम का पार्ट बनाया गया टेस्ट करके, तो उसके अंदर फिर एरर्स भी नहीं होंगे। तो ये हमारे पास जो है ये आज का लेक्चर, और ये लेक्चर जो है, ये टॉपिक जो है, अगले लेक्चर में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, आपसे अर्ज़ यही है, रिक्वेस्ट यही है कि अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला के दिए हुए कानून के तहत, रूल्स के तहत ही ज़िंदगी गुजारें। और इसके अंदर अगर कोई गलतियाँ हो रही हैं तो गलतियाँ ख़त्म कर दें, तौबा करें, और वो गलती दोबारा ना करने का पक्का इरादा करें, अहद करें। फिर ही जो है हम इस वबा से बच सकते हैं। ये तो नहीं ना कि अब हम जो है दुआ भी करी जा रहे हैं और हमारी जो गलतियाँ जो हैं, जो अल्लाह के तहत, जो रूल्स के तहत जो हमें ज़िंदगी गुजारने का कहा गया है, उसका ज़िंदगी भी नहीं गुजार रहे, दुआएँ भी करी जा रही हैं। ये फिर अजीब सी बात नहीं है। उसके तहत जो है, रूल्स के तहत ज़िंदगी गुजार भी नहीं रहे, गुनाह की माफ़ियाँ भी मांगी जा रहे हैं, लेकिन करी भी वही जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना फिर। तो ये जो है, इस दुआ से अल्लाह हम पे करम करे। आपसे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।